जी, मैंने ये जो क्लास रखी है डिस्कशन क्लास थी, तो सबसे पहला वाला जो लेक्चर था जिसमें मैंने चार्जेस के बारे में इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था। बेटा ये स्क्रीन के ऊपर नहीं लिखो, ये उल्टी-सीधी हरकतें नहीं करो। किसने लिखा है ये? ये जो है मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाह रही थी चार्जेस के बारे में जो मेरा लेक्चर था, कि चार्जेस जो है वो क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, ठीक है? बेसिक लेक्चर मेरा ख़्याल है आप लोगों ने देख लिया होगा, तो उसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाह रही हूँ। ये अभी जो है ना मैं ये चेक करके कि ये कौन ये हरकतें कर रहा है, मैं उसको फिर क्लास में से बाहर निकाल दूँगी। आपको पता है फिज़िकल क्लास नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं यहाँ से क्लास से जो है वो आउट कर सकती हूँ। जी, मैं अब जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि नेचर के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ फोर्सेस जो हैं वो पाई जाती हैं। अब्दुल रहमान और महमूद हक्कानी, अभी मैं आप लोगों को दूंगी चांस कि आप लोग बात कर सकें। अभी थोड़ा सा वेट करो, मैं कुछ पॉइंट यहाँ से डिस्कस करना चाह रही थी इम्पोर्टेंट। जब मैं आप लोगों से पूछूंगी कि क्वेश्चन करो, तो फिर आप लोगों को उस वक्त मैं नाम लेके बता दूंगी। ओके जी, मैं ये बताना चाह रही थी आप लोगों को कि हम लोगों ने जो है वो मैकेनिक्स के अंदर न्यूटन की जो लॉ है, सेकंड लॉ, वो हम लोगों ने स्टडी की है कि न्यूटन की जो सेकंड लॉ है वो क्या होती है। फॉर एग्जांपल, न्यूटन की सेकंड लॉ जो है वो हमें ये बताती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने से जो है वो क्या होती है, हरकत होती है, यानी वो बॉडी एक्सेलरेट करती है। और ये जो हरकत होती है, ये हरकत जो है वो तीन तरह की हो सकती है। मिसाल के तौर पे वो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने के नतीजे में स्ट्रेट मूव करना शुरू कर दे स्ट्रेट लाइन के अंदर। किसी का माइक ओपन है बेटा। और उसके बाद वो ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन शुरू कर दे, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट रोटेट करना शुरू कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ, सॉरी रोटेट नहीं, वाइब्रेशन करनी शुरू कर दे। रोटेशन को मैं हटा देती हूँ, वाइब्रेशन करनी शुरू कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, या वाइब्रेट कर रहा होता है, या स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होता है, तो हम फ़ौरन ये बात कंक्लूड कर लेते हैं कि अच्छा यकीनन उसके ऊपर जो है वो फोर्स लग रही होगी, ठीक है? या तो फोर्स लगने के नतीजे में वो जो है एक्सेलरेट करता है, हरकत करता है, या कहीं अगर हरकत पाई जाती है तो हम फ़ौरन कंक्लूड कर लेते हैं कि अच्छा भाई यहाँ पर फोर्स लग रही होगी। तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर ये देखते हैं कॉमन डेली लाइफ में कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो हरकत कर रही होती है चीज़, ठीक है? फॉर एग्जांपल कोई भी टेबल है, मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाई और उसने हरकत करनी शुरू कर दी, उसने डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा उसके अंदर प्रोड्यूस हो गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से नेचर के अंदर हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पे अर्थ है, अर्थ जो है वो ऑब्जर्व करके देखा हमने, तो वो सन के अराउंड जो है वो सर्कुलर मोशन जो है वो कर रही है, ठीक है? तो ऐसा क्यों है? सर्कुलर मोशन है तो यकीनन कहीं न कहीं हरकत मौजूद होगी। तो इसका मतलब है कि अगर सर्कुलर मोशन है यानी हरकत है, तो कहीं न कहीं यकीनन कोई ना कोई फ़ोर्स मौजूद होगी। तो वो फ़ोर्स कौन-सी फ़ोर्स है? वो हम तो नहीं लगा रहे अर्थ को रोटेट करवाने के लिए, ये करवाने के लिए, या मून को रोटेट करवाने के लिए, या और दूसरे प्लैनेट्स को रोटेट करवाने के लिए। तो यकीनन वो खुद ब खुद हरकत नेचर में मौजूद है, ठीक है? और इसी तरीके से हम देखते हैं कि एटम के अंदर जो है एक बहुत छोटा-सा एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसके अंदर सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं एटम के अराउंड, तो ये खुद ब खुद कर रहे होते हैं। अब सर्कुलर मोशन है तो यकीनन कहीं फ़ोर्स भी मौजूद होगी, लेकिन वो फ़ोर्स हम तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, वो तो नेचर के अंदर कहीं न कहीं मौजूद है। तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर डेली लाइफ में ये बात ऑब्जर्व करते हैं कि या तो हम अपने इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो हरकत करते हैं, और वो हरकत तीन तरह की होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, या वाइब्रेटरी मोशन।
तो अब नेचर में भी बगैर हमें हरकत नज़र आती है, और वो हरकत जो कि हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, यानी हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, नेचर के अंदर वो फोर्स मौजूद है। तो वो जो फोर्स होगी वो क्या कहलाएगी? नेचुरल फोर्स। और 4 तरह की नेचुरल फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास मौजूद होती हैं, जिसमें से अभी बेसिक फोर्स जो हम अभी पढ़ना चाह रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और कि वो किस तरह की फोर्स होती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो अभी जो है वो किसी ने रेज किया हुआ था हैंड, हक्कानी थे। कौन? अब्दुल रहमान थे और हक्कानी कोई सवाल करना चाह रहे हैं। महमूद महमूद और अब्दुल रहमान। जी जी, अपने माइक को अनम्यूट करके कोई सवाल करना है इस स्लाइड के बारे में तो कर लो, फिर मैं आगे जाऊंगी। मैम इस स्लाइड के बारे में तो नहीं है, लेकिन दूसरे वो लेक्चर के एक क्वेश्चन थे। ठीक है बेटा, अभी तो मैं इसी लेक्चर को डिस्कस कर रही हूँ ना। मैंने आप लोगों को अनाउंस कर दिया था कि ये वाला लेक्चर मैं डिस्कस करूंगी। जब ये फिनिश हो जाएगा तो फिर उसके बाद इस नेक्स्ट पे आप करिएगा। इस स्लाइड के बारे में कोई सवाल करना हो तो करें, मैं आगे जा रही हूँ। इसलिए तो मैम इससे पहले हाथ रेस किया हुआ था। चलो सही है। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट आगे जा रही हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को पता ही है कि तमाम की तमाम चीज मैटर जो है वो 3 फॉर्म्स में होता है। गैस, सॉलिड, लिक्विड हमें इर्द गिर्द नज़र आ रहा होता है। और ये जो मैटर है, ये मैटर जो है एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, जो कि इधर लिखा हुआ भी है, नंबर 4 पॉइंट, उसमें मैंने ये बात यहाँ पर बताई है कि जब हमें पता चल गया कि तमाम के तमाम मैटर जो है चार्जेस से बना है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके बाद भी हमें ये बात पता चली मज़ीद कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 3 क्वार्क्स के अंदर। 3 क्वार्क्स मौजूद होते हैं इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर। और इसी तरीके से न्यूट्रॉन भी एक पार्टिकल होता है जो कि न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूक्लियस में मौजूद होता है एटम के। उसको भी अगर हम ब्रेक करेंगे तो 3 क्वार्क्स में वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये अभी हमारी फील्ड नहीं है, हमें जो डिस्कस करना है वो सिर्फ यही करना है कि मैटर जो है वो 2 तरह के चार्जेस से बना है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आगे मैं जा रही हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होगी, आसान सी चीज़ है ये। जी, तो और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो चार्ज की हमें पता होनी चाहिए कि चार्जेस जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये जो 2 तरह के चार्जेस होते हैं ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। और चार्जेस जो हैं नेचर के अंदर हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी कहीं ऐसा नहीं होता कि एक चार्ज पड़ा आधा चार्ज पड़ा होगा, कहीं कहीं जो है 2.5 चार्ज पड़ा होगा। हमेशा नेचर के अंदर चार्जेस जो हैं वो डिस्क्रीट जो है वो उसमें पाए जाते हैं। जी, मोहम्मद इलियास कोई सवाल कर रहे हैं आप? जी मैम, जब भी हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ रब करते हैं तो वो पॉजिटिव क्यों चार्ज होता है, निगेटिव वहाँ पे क्यों चार्ज नहीं होता? इसमें थोड़ा सा चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है, तो यहाँ पे तो ये भी क्वेश्चन है कि हर चीज क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है, वो निगेटिव क्यों नहीं होता? अच्छा ठीक है, मैं अभी जब मेथड के ऊपर आऊँगी ना तो फिर मैं उस वक्त आपको बताऊँगी। इस स्लाइड में जो है वो किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ ले। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि चार्जेस जो हैं वो हमेशा डिस्क्रीट नेचर रखते हैं चार्जेस, और किसी जगह पर एक चार्ज पाया जाएगा या कहीं जो है वो 2 चार्ज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं 2.5 चार्जेस रखे हुए होंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है क्वांटाइजेशन। और चार्ज जो है वो कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। लास्ट प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब यही होता है कि कहीं 2 चीज़ों को अगर हम मिला रहे हैं, चाहे केमिकल रिएक्शन कर रहे हों या न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहे हों, जो इनिशियल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो हमेशा बराबर होता है फाइनल अमाउंट ऑफ चार्ज के। जो भी प्रोडक्ट हमें हासिल होती है उसका चार्ज हमेशा बराबर होगा इनिशियल नंबर ऑफ चार्जेस के। और इसी तरीके से अभी इलियास ने बात की कि अगर हम 2 मटेरियल्स को रब करें तो 2 मटेरियल रब करने के बाद एक ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिव। तो उसमें भी जो है ना चार्ज कंजर्व रहता है। ये भी एक तरह का कंजर्वेशन है, उसको भी हम देखते हैं कि किस तरीके से कंजर्वेशन हो रही है।
जी 2 पार्टिसिपेंट रेज्ड हैंड्स, किसने और उठाए हुए हाथ? मोहम्मद इलियास के तो जवाब मैंने दे दिया। अली जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बेटा। जी मैडम। ये जो हमने कहा कि जैसे हमारे पास प्रोटॉन है, उसका भी एंटी प्रोटॉन होता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी एंटी होता है, तो क्या चार्जेस का कोई एंटी है? जी 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 होते हैं चार्जेस के, एंटी पार्टिकल चार्जेस के होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो पॉजिट्रॉन होता है, और इसी तरीके से प्रोटॉन के भी एंटी पार्टिकल होते हैं। और अगर हम न्यूक्लियस के अंदर और भी चले जाएं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बहुत सारे डिस्कवर हो गए, फ्यू हंड्रेड्स के अंदर डिस्कवर हो गए, तो सबके होते हैं एंटी पार्टिकल्स, लेकिन वो स्टेबल नहीं होते हैं। पॉजिट्रॉन मिल जाता है हमें थोड़ा स्टेबल, लेकिन वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो आपको पर्टिकुलर कंडीशन में स्टेबल मिलेंगे, एंटी पार्टिकल्स कहते हैं, ओके। ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक नेक्स्ट स्लाइड मैंने शो की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टर्स के अंदर दो तरह के मटेरियल होते हैं। सॉलिड मटेरियल जिनको हम यूज़ करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए, एक को हम कंडक्टर कहते हैं और एक को इंसुलेटर। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किया था वो यही कि कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और इंसुलेटर्स के अंदर जो है वो मूव नहीं कर सकते। तो इंसुलेटर के अंदर चूंकि हरकत ही नहीं कर सकते, तो हम ये कहते हैं कि अच्छा भाई करंट पास नहीं हो रहा। करंट का क्या मतलब है? चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि कर ही नहीं सकते। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होते ही नहीं है कि वो इधर उधर मूव करें। इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं। यहाँ पर मैं पॉइंटर के जरिए शो भी कर देती हूँ। ये देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो है इंसुलेटर के अंदर बाउंड है एटम के साथ में, ये फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे ये जो कंडक्टर है इसके अंदर ये जो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो जगह है दो एटम्स के दरमियान, इसमें ये आराम से मूव कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो है हम ये कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कंडक्टर के अंदर चार्जेस जो है वो हरकत करना शुरू कर देते हैं और हमें करंट मिलता है कोई ना कोई, ठीक है। इस स्लाइड के अंदर कोई सवाल अगर किसी को पूछना हो? मोहम्मद इलियास, मैं आपका जवाब दूंगी आगे चल के, ठीक है। मुझे पता है आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आएंगे सवाल के जवाब। अच्छा चलो, किसी को नहीं पूछना, आगे चलते हैं। और ये बात भी मैंने इसमें डिस्कस की थी कि चार्जेस चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मुस्तकिल फ्लो करते हैं, तो जब हम कोई भी कंडक्टर लेते हैं और उसके अंदर चार्जेस स्टोर कर देते हैं, तो चार्ज हमेशा चूंकि हरकत कर रहा होता है तो वो फ्लो करके सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, ये हमेशा हमें याद रखनी होगी। पूरे थ्रू आउट दी कोर्स हम जो है ना वो दो मटेरियल्स को पढ़ेंगे। थ्रू आउट दी कोर्स हम दो मटेरियल को पढ़ेंगे, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। और हम बार बार देखते जाएंगे कि अच्छा भाई कंडक्टर के ऊपर चार्ज स्टोर करना चाह रहे हैं हम, तो कंडक्टर के ऊपर चार्ज कैसा स्टोर होगा, इंसुलेटर के ऊपर चार्ज कैसा स्टोर होगा। फिर जब थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कैसी होती है, इंसुलेटर के अंदर कैसा बिहेवियर रखती है। फिर पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर जाएंगे, पोटेंशियल के ऊपर जाएंगे तो उसमें हमें बिहेवियर देखना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का जो बिहेवियर है कंडक्टर के अंदर कैसा है और नॉन कंडक्टर के अंदर कैसा है, ठीक है। एक मिनट, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? कोई एक बंदा मुझे जी बता मैम। दे। अच्छा, यहाँ मेरे पास कुछ मैसेज आ रहा था कि इंटरनेट कनेक्शन इज पुअर। एनीवेज, आ तो रही है मैम आवाज। अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो हमें यही मैंने यहाँ पर चीज़ डिस्कस की थी। और किसी को इसमें इस स्लाइड में कोई सवाल पूछना है? जी मोहम्मद हक्कानी, आप क्या सवाल करना चाह रहे हैं इसी स्लाइड से मुतालिक? मुझे पूछ लीजिए सवाल। महमूद मैम हक्कानी, ये यस। मैम ये इंसुलेटर में हम चार्ज किस तरह स्टोर कर सकते हैं? जी, इंसुलेटर के अंदर या कंडक्टर के अंदर तीन मेथड्स होते हैं चार्ज स्टोर करने के। एक तो फ्रिक्शन होता है, एक कंडक्शन होता है, कांटेक्ट होता है, और एक जो होता है वो इंडक्शन का मेथड होता है। तीन तरीके से इसमें भी कर सकते हैं और तीन तरीके से इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तीन ही तरीके होते हैं जनरल। और एक तरीका और होता है, किसी भी चीज़ को हीट करके हम जो है वो जैसे गैसेस हैं
गैसेस को हम हीट करके आयनाइज कर सकते हैं, तो आयनाइज करने के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और पॉजिटिव आयंस अलग हो जाते हैं, तो गैस भी आयनाइज हो जाती है। और बहुत सारी जैसे कैथोड फिलामेंट्स होते हैं, वो एक सॉलिड है, उसको अगर हम हीट करें तो उसमें से भी जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो वो जो पीछे जो मटेरियल रह जाता है वो आयनाइज हो जाता है। तो एक तरीका और भी होता है जिसको हम कहते हैं कि हीटिंग के ज़रिए किसी भी चीज़ को चार्ज करना। तो वो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। बेसिक जो मेथड्स हैं वो 3 ही हैं जो आगे चलकर आ रहे हैं। ठीक है, एमन ने हाथ उठाया हुआ है। एमन जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? कुछ पूछना चाह रही हैं? आपने बताया कि जब हम कंडक्टर को चार्ज करते तो हमारे पास सारे जो वो है चार्जेस वो आउटर मोस्ट शेल पे आ जाते, मतलब सरफेस पे आ जाते, वो क्यों? जी 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 जी, हाँ। तो उसमें ये होता है, एक मिनट मैं यहाँ पे बता देती हूँ। उसमें ये होता है, उसमें ये होता है कि ये जो कंडक्टर हैं, कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी ही होती है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसकी बॉन्डिंग जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ये जो है ना, ये बहुत ही वीकली बाउंड होते हैं तो एटम के साथ में। ठीक है, ये वीकली बाउंड होते हैं। तो जब ये बहुत वीकली बाउंड होते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये इस सरफेस के अंदर, इस एटम की जो आउटर मोस्ट शेल है, इसको ये लीव कर देते हैं और ये लीव करके इस एटम से बाहर निकल जाते हैं, इधर आ जाता है ये। ठीक है, तो जब ये बाहर की तरफ आ जाता है तो अब ये चूंकि ये अपने इस प्रोटॉन के साथ में, अपने साइन के साथ में बाउंड नहीं है, तो वो फिर मटेरियल के अदर अदर फ्रीली जो है ना वो मूव करना शुरू कर देता है। तो इसका जो बेसिक रीज़न है कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं और इंसुलेटर्स के अंदर नहीं करते हैं, इट इज़ ऑल ड्यू टू बॉन्डिंग। ठीक है, ये जो बॉन्डिंग होती है 4-5 तरीके की, मेटेलिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, ये जो बॉन्डिंग होती है यहाँ से हमें पता चलता है इसका रीज़न, और ये हर मटेरियल के अंदर डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि अच्छा भाई, ये जो मटेरियल है ये कंडक्टर बनेगा, इसकी बॉन्डिंग इस तरह की है, तो ये मटेरियल कंडक्टर बनेगा या इंसुलेटर बनेगा। अच्छा, एक सवाल जो है वो इलियास साहब ने किया था चार्जिंग के हवाले से। देखो, दो बॉडीज़ को जब भी हम रब करते हैं ना, लेट सपोज हमने दो बॉडीज़ को रब किया आपस में, पहले भी ये न्यूट्रल थी, इसके ऊपर लेट सपोज 3 पॉजिटिव चार्जेस थे और ये 3 नेगेटिव थे। इसके ऊपर भी लेट सपोज 2-3 पॉजिटिव चार्जेस थे, 3 नेगेटिव थे। ये चार्ज कंजर्वेशन ही है। ठीक है, ये न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है इनिशियली, जब हमने इसको फ्रिक्शन इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया था। तो अगर मैं, ये मेरा टोटल सिस्टम है ना, तो इसमें मेरे टोटल पॉजिटिव चार्जेस कितने हो गए? टोटल पॉजिटिव चार्जेस जो है वो मेरे पास हो गए इसके अंदर 6। ठीक है, और टोटल मेरे नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो मेरे पास कितने हैं? 6 हैं। अच्छा, अब जब मैंने इन दोनों को रब करना शुरू किया, रब करने के नतीजे में फॉर एग्जांपल ये मटेरियल ए है और ये मटेरियल जो है बी है। इलियास, आप मुझे बताइए कि ये जो एक मटेरियल ए है, ये बी है, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं रब करूंगी तो अगर जो है वो ए मटेरियल ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है एज कम्पेयर टू बी मटेरियल, यानी कंडक्टिविटी, सी कह दिया मैंने, कंडक्टर है, ये ए भी कंडक्टर है और बी भी कंडक्टर है। ए अगर जो है ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, यानी कंडक्टिविटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ बी, तो अब अगर मैं इन दोनों को रब करूंगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ जाएंगे? तो जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा है उसी की तरफ जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि वो आसानी से चल फिर सकते हैं, और हमें ये बात पता है कि नेचर में ये चीज़ पाई जाती है कि जहाँ पे भी सिस्टम को आसानी लगती है वो वही चीज़ इख्तियार कर लेता है, वो वहीं इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाएंगे जहाँ पर उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ चले जाएंगे? इसके ऊपर। और यहाँ पर अब क्या होगा? यहाँ पर एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, लेट सपोज यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और आ गए। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? बी मटेरियल के अंदर, जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाकी बच जाएगा और बाकी जो 3 चार्जेस थे वो बच जाएंगे। तो अब ओवरऑल अगर मैं देखूं इसको, ओवरऑल ये बन गया है मेरे पास 2 नेगेटिव एक्सिस चार्जेस इसके ऊपर आ गए हैं, और इसको अगर मैं देखूं ओवरऑल तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव एक्सिस चार्जेस आ गए हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? तो ठीक है, तो अब क्या हुआ मैम है? इसका
हाँ, दो आपने सवाल पूछे थे ना, अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो ए बॉडी के ऊपर अभी 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो अब रब करने के बाद मैं टोटल चार्जेस देखना चाह रही हूँ। टोटल चार्जेस मैं अब देखूंगी यहाँ पर, ए बॉडी के ऊपर भी +3 चार्जेस हैं और इसके ऊपर भी +3 हैं, तो टोटल पॉजिटिव चार्जेस कितने हो गए? 6। अब जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस ए बॉडी के ऊपर 4 हैं और ए बॉडी के ऊपर 5 हैं और एक बॉडी के बी बॉडी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो अभी भी नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो गया? 6 हो गया। तो ओवरऑल जो है वो ओवरऑल तो हमारे पास चार्जेस जो है वो बराबर होते हैं। रबिंग करने से पहले भी इतने ही टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस थे, रबिंग करने के बाद भी इतने। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो चार्जिंग के अंदर अगर कोई एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज अटेन कर ले और दूसरी बॉडी नेगेटिव, तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन होल्ड करती है। ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ना हो। बाकी एक सवाल आपने पूछा था कि ये जो है बॉडी, एक बॉडी हमेशा पॉजिटिव चार्ज क्यों हो जाती है और दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज क्यों हो जाती है? ऐसा नहीं है हरगिज। अभी हमने देखा यहाँ पर बी बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज हुई है और ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हुई है। अब मैं एक सेकंड एग्जांपल लेती हूँ जिसमें अपना मेरा जो कंडक्टर है बी, वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है। कोई एक और थर्ड मटेरियल मैंने ले लिया, ठीक है, वो उसके मुकाबले में बी अच्छा कंडक्टर है। अगर अब मैं उसी बी मटेरियल को जो मैंने पहले ए के साथ रब कर रही थी, अब मैं उसको ए के साथ रब नहीं करूंगी, मैं उसको क्या कर रही हूँ, उस बी मटेरियल को सी के साथ रब करूंगी। तो अब क्या होगा? बी मटेरियल के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? इलियास बताइए मुझे। तो मैम लाजिमी बात है, वो तो फिर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि वो हाँ 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 हाँ। तो और ये जो मैम है ना इसमें ये हार्ड हो एंड सकता फास्ट है रूल कि नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप दो मटेरियल्स को जो आपस में टच करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें से अच्छा कंडक्टर कौन सा है और बुरा कंडक्टर कौन सा है, ठीक है। लेकिन इंडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होगा। इंडक्शन के अंदर अगर आप इंडक्शन प्रोसेस को अगर आप देखें तो इंडक्शन में तो हमें दूर रखना पड़ता है चीज़ों को, जो हम चीज़ लेकर आ रहे हैं। तो उसमें ये कंडीशन होती है कि इनिशियली जो आप बॉडी लेकर आ रहे होते हैं करीब, वो चार्ज होती है, ठीक है। फ्रिक्शन में और कांटेक्ट में जब हम इनिशियली दो ऑब्जेक्ट्स को लेकर आए थे वो न्यूट्रल थे, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं था। इंडक्शन में हमेशा ये होता है कि जब आप जो बॉडी लेकर आते हैं वो चार्ज होनी चाहिए, और अगर आप पॉजिटिव लेकर आएंगे तो ये वाली बॉडी हमेशा नेगेटिव ही चार्ज होगी, क्योंकि आप पॉजिटिव लेकर आ रहे हैं तो ये नेगेटिव ही चार्ज होगी। और अगर आप जो है वो नेगेटिव लेकर आ रहे हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव ही चार्ज होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये यहाँ पर आपको बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इन डिफरेंट मेथड्स के अंदर जो चार्जिंग का तरीका होता है वो क्या होता है। और अगर आप इनिशियली जो है वो किसी भी चीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप इंडक्शन प्रोसेस जो है वो प्रेफर करेंगे, ठीक है। और न्यू फ्रिक्शन के जरिए भी बना सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, इसमें एक नेगेटिव हो जाएगा एक पॉजिटिव हो जाएगा। तो तीनों मेथड के जरिए आप अच्छे से काम ले सकते हैं, कोई ऐसा उसमें कबाहत नहीं है और किसी मैम चीज में। ये भी हो सकता है ना, जिस तरह हम कहते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे जो है ना नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें हल्का भी लाइट भी हो सकता है और इसमें जो है ना हेवी भी हो सकता है। इसके हिसाब में तो ये नहीं होता ना कि जो हेवी होगा एटम पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव की तरफ आएगा, अगर निगेटिव होगा तो वो निगेटिव की तरफ आएगा। इस केस में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना इस तरह कि लाइट एटम मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन लाइट है तो वो लाइट चार्ज नहीं होगा, निगेटिव चार्ज नहीं होगा। जिस तरह प्रोटॉन पॉजिटिव है और उसके ऊपर ये हैवी है तो वो एटम जो भी आप रब करना चाहो वो प्रोटॉन ही चार्ज होगा, मतलब पॉजिटिव ही चार्ज होगा। इस केस में तो ऐसा कोई इसके साथ इशू तो नहीं है ना? क्या नाम है आपका? इलियास। मुझे वैसे आपका सवाल इतना क्लियर नहीं हुआ है लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। ये जब हमारे पास एक न्यूट्रल एटम होता है ना, प्लस और माइनस, ठीक है, तो ये जो माइनस इलेक्ट्रॉन होता है ना ये बहुत लाइटर होता है, लाइटर इन वेट। और ये जो न्यूक्लियस होता है यानी कि ये प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, ये जो होता है ये बहुत हैवी होता है। तो जब भी किसी कंडक्टर के अंदर हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए होते हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, ये इनको हम हरकत में नहीं लेकर आ सकते। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये मूव करते हैं, ये हरकत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो नेगेटिवली चार्ज होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और कोई भी अगर पॉजिटिवली चार्ज होता है तो प्रोटॉन्स मतलब नहीं होता, उसका मतलब होता है आयन,
ठीक है। और आयन का मतलब ये होता है कि ये जैसे एक एटम है, इसके अंदर अभी सेंटर में 3 पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं और आउटर मोस्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव और 1 इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल के चला गया है। तो अब जो ये एक एक्सिस एक प्रोटॉन है प्लस, इसका जो अब एक्सिस चार्ज है वो क्या बचा है, सिर्फ प्लस। बाकी जो 2 प्लस हैं और 2 माइनस हैं वो कैंसिल आउट हो गए हैं और सिर्फ एक एक्सिस मतलब चार्ज बच गया है, प्रोटॉन का चार्ज। तो ये जो प्लस चार्जेस होते हैं ये बेसिकली प्रोटॉन्स नहीं होते हैं, और प्रोटॉन्स तो होते हैं लेकिन ये फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। ये फ्री प्रोटॉन्स नहीं होते हैं, ये फिक्स प्रोटॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूक्लियस भी जो है फिक्स्ड होता है, वो हरकत नहीं करता। तो ये जो है ना बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज आता है ना हमारे पास, ये आयन की वजह से आता है, ये फ्री प्रोटॉन्स की वजह से नहीं आता। जी, और भी किसी ने हाथ उठाया हुआ है, अली ने और सलमान ने। अली पूछ लो पहले सवाल। मैडम मेरा सवाल ये था कि हम अगर फिजिक्स में देखते हैं तो ज्यादातर चीजों का नाम साइंटिस्ट के नाम से ही है, जैसे कूलम है, न्यूटन है, एम्पेयर है, फ्राडे है। तो ये जो चार्जेस का जो कंसेप्ट दिया है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव रखने की जगह एक का बेंजामिन एक का फ्रैंकलिन रख लेता, इसकी वजह क्या हो सकती है? बस ये तो बस अब शुरू में जो पड़ गया, आपका नाम अली है तो अली रहेगा पूरी जिंदगी, तो इससे कुछ नहीं होता। तो अगर वो रख लेता एक का बेंजामिन एक का फ्रैंकलिन तो उससे क्या होता? पॉजिटिव और नेगेटिव यही तो से। मैं पूछ रहा हूँ मैडम, उस बेचारे का नाम आया भी नहीं। अच्छा। तो अभी ये जो क्वार्क्स हैं इसमें अजीब अजीब से नाम रखे हुए ना, स्ट्रेंज क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, उसमें आ जाते हैं सारे नाम। चलो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, कौन दूसरा बच्चा पूछ रहा था? जी सलमान। मैम हमने बात की इलेक्ट्रो मतलब कंडक्टिविटी की, अगर एक पार्टिकल में कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और दूसरी का कम, हाँ हाँ। इलेक्ट्रॉन कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे या ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे? जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी ना, तो उसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर सकते हैं उस मटेरियल में, तो वो प्रिफर करेंगे कि वो उस मटेरियल में चले जाएं जहां वो आसानी से मूव करें। मिसाल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं, आपके सामने 2 रास्ते हैं, एक जगह बहुत ज़्यादा पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है, और एक बहुत स्मूथ रास्ता है। तो आप किस चीज़ को प्रेफर करेंगे? आप उस चीज़ को प्रेफर करेंगे जहाँ पे आप आसानी से मूव कर सकें। तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है ना वो इतनी स्मार्टनेस होती है, वो खुद ब खुद एक ऐसा रास्ता या ऐसी जगह चूज कर लेते हैं अपने लिए जहाँ वो आसानी से हरकत कर सकें। और अगर आप लोगों को इंटर की बात जो है ना वो थोड़ी सी याद हो, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें आप यही पढ़ते हैं कि जो है ना, अगर इलेक्ट्रॉन किसी जगह से, करंट किसी जगह से गुजर रहा है और उसके पास 2 रास्ते आ जाएंगे, एक में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी एक में कम होगी, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन उस रास्ते को प्रेफर करता है जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होती है। ठीक है, तो ये नेचर के अंदर इलेक्ट्रॉन की ये सलाहियत है कि वो खुद ब खुद उसको पता चल जाता है कि अच्छा भाई इस मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस कम है, इस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, यहाँ मैं खुला खुला मूव कर सकता हूँ आराम से। तो हमेशा जो है ना वो उस मटेरियल के अंदर जाएगा जहाँ पे कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, कम कंडक्टिविटी से ज़्यादा कंडक्टिविटी वाले मटेरियल की तरफ वो मूव करेगा। क्लियर? अच्छा, एक मैंने इसके अंदर वीडियो चलाई थी और मैं जो है ना उसमें आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ। अभी तो आप लोग काफ़ी सारे सवाल कर रहे हैं, तो मैं अब करना चाह रही हूँ एक सवाल। आप मुझे ये बताइए कि ग्राउंड जो है जिसका मैंने जिक्र किया था, ग्राउंड क्या चीज़ होती है? ग्राउंड का क्या काम होता है? सरफेस। ग्राउंड, अर्थ। जो पॉजिटिव इसमें चार्ज होता है। पोटेंशियल जीरो हो। हाँ, तो आपने क्या देखा, ग्राउंड क्या चीज़ होती है? सबसे पहले मुझे बताओ। चलो मैं नाम बताती हूँ, कौन मुझसे बताए। कोई गर्ल्स में से कोई? अक्सा? अक्सा, ग्राउंड के बारे में आपको क्या चीज़ पता चली कि ग्राउंड क्या चीज़ होती है? अर्थ, अर्थ क्या चीज़ होती है? चलो कोई और बता दो। हु वांट्स टू टेल?
मैम जिसमें जिसमें पोटेंशियल मतलब जीरो होता है, या अर्थ हमारे पास न्यूट्रल है जिसमें मतलब चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, आपने मुझे बताया तो है, लेकिन आपने कोई एक रटी हुई डेफिनेशन मुझे बता दी है, बताई सही है। पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, जीरो होता है और वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी, आगे चलती हूँ मैं फिर यहाँ पर बताती हूँ ये वाली एग्जांपल। इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे अगर मैं कोई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इसके करीब लेकर आ रही हूँ, ठीक है, ये एक कंडक्टर है, तो क्या होगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे और इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो है वो यहाँ से अवे हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे मूव करके इस जगह पर। और फिर मजीद क्या होगा, मजीद ये होगा क्योंकि इनके दरमियान रिपल्जन हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब मैं ग्राउंड कर देती हूँ तो ये उधर चले जाते हैं ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड बेसिकली क्या है, ग्राउंड इज अ वेरी वेरी लार्ज कंडक्टर। इतना लार्ज कंडक्टर है कि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जा भी सकते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर आसानी से आ भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे आएंगे कब, अगर मैं एक रॉड लेकर आऊँ जो कि पॉजिटिव है और एक कंडक्टर मेरे पास लगा हुआ है, ठीक है, तो अब क्या होगा उसके नतीजे में, यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट होगी। ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसकी तरफ आएंगे, और अर्थ से जब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो अब जब थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ पर से जब ये ग्राउंड का कनेक्शन हटा दूंगी तो यहाँ पर एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे। अब पहले जो मेरे पास ये जो बॉडी थी ये पॉजिटिवली चार्ज हो रही थी, ठीक है, अब जो ये बॉडी है ये अब कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राउंड। तो यहाँ पे ग्राउंड क्या काम कर रहा है, यहाँ पर अर्थ क्या काम कर रहा है, ग्राउंड या अर्थ क्या काम कर रहा है, ये हमें हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी चार्ज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने में वो हेल्प कर रहा है। और यहाँ पर ये बिहेव कैसे कर रहा है, यानी कि ये एज अ सप्लायर, यानी कि ये चार्जेस को सप्लाई कर रहा है। ये देखें यहाँ से चार्जेस आ रहे हैं, चार्जेस को सप्लाई कर रहा है, और ये एज अ एब्जॉर्बर भी काम कर रहा है। यहाँ से चार्जेस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यानी से एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए और नेगेटिव ग्राउंड के अंदर आ गए। तो अर्थ जो है वो बेसिकली क्या है, अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, बहुत बड़ा कंडक्टर है। इसके अंदर प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। वो प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर आ भी सकते हैं और प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर से जा भी सकते हैं, और हम उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। एक काम अर्थ और क्या कर रही होती है वो ये कि अगर हम किसी भी चीज़ को रगड़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैंने डोर का नॉब पकड़ लिया तो रगड़ लगी, या मैं स्पून पकड़ रही हूँ, या मैं तौलिए से अपना फेस वॉश कर रही हूँ, या हाथ सॉरी रब कर रही हूँ, तो हम पूरा दिन जो है वो इन चीज़ों को छूते रहते हैं मुस्तकिल। तो छूने के नतीजे में जो हमारी जो बॉडी है वो चार्ज हो सकती है, कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारी बॉडी जब नेगेटिवली चार्ज हो गई तो हमारा जो पाँव होता है वो ज़मीन की तरफ जब रखा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्ट टच कर रहे हैं ग्राउंड को। ठीक है, ये डायरेक्टली जो है ना वो हमने अर्थ को टच किया हुआ है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को छूने के नतीजे में नेगेटिवली चार्ज हो गए, तो चूंकि हमारा पाँव ज़मीन से लगा हुआ होता है, तो जल्दी से जो ये एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर आ गए हैं, ये ज़मीन में चले जाते हैं और हमारी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, न्यूट्रल। और अगर किसी चीज़ को छूने से अगर हम पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ज़मीन की तरफ से बाहर निकल कर आते हैं और फिर इसको न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो हमने इस तरह से जो यहाँ यूज़ की हुई है इनिशियली चार्ज करने के लिए, यहाँ पर ये रगड़ की वजह से हमारी बॉडी चार्ज हो गई थी। तो एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इसके अंदर आया, अर्थ ने उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, और इसी तरह से यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अर्थ से ऊपर की तरफ आएंगे और वो उसको जो है ना न्यूट्रल कर देंगे। तो अब यहाँ पर अर्थ क्या काम कर रही है, यहाँ पर भी अर्थ जो है वो यही काम कर रही है कि वो एज अ सप्लायर
है, सप्लाई कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ उसने सप्लाई किया और वो क्या काम कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तो एब्जॉर्ब कर रही है इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन अब वो बॉडी को क्या कर रही है, न्यूट्रल कर रही है। तो चार्जेस जो हैं वो अर्थ के अंदर से आते भी हैं, अर्थ के अंदर से जाते भी हैं, और वो ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल करने में मदद कर रही होती है। न्यूट्रल करने का मतलब क्या है, एक फॉर्मूला है पोटेंशियल का जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, KQ/R। ये पॉइंट चार्ज के लिए यूज करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम कर लेते हैं। यहाँ पर स्फीयर इज लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो अगर न्यूट्रल हम कर रहे होते हैं तो पॉइंट चार्ज कितना, न्यूट्रल अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर न्यूट्रल है तो उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना होता है, कोई एक बंदा बता दे मुझे। 0। 0, ठीक है। जीरो तो जीरो पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, 0, पोटेंशियल हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम जो है वो अर्थ को यूज कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए, यानी अगर इसके ऊपर कोई एक्सेस चार्ज आ भी किया है तो जल्दी से वो जमीन के अंदर चला जाए। तो ये जो हम अपने पावर केबल्स के अंदर ग्राउंड कर रहे होते हैं, उसमें भी ये हम यही कर रहे होते हैं कि हम अर्थ को लगा देते हैं कि एक्सेसिव चार्ज जो है, एक्सेसिव चार्ज वो जमीन के अंदर चला जाए, ठीक है, न्यूट्रल हो जाए। या अगर हम कोई सर्किट जो है वो यूज कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि भाई हमने इसको ग्राउंड कर दिया, तो ग्राउंड करने का मतलब यही होता है कि ये एक ऐसी जगह से हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे एक्सेसिव सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो मौजूद है। और अगर ये जो है ना पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉइंट अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे और वो उसको न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है, इस पॉइंट को। और अगर ये पॉइंट नेगेटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले जाएंगे किसी भी ग्राउंड पे, और ये इस पॉइंट को न्यूट्रल कर देंगे। तो आप लोगों को जो है ना, आप लोग दूसरी बड़ी बड़ी क्लासेस के अंदर आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ग्राउंड का मतलब पता नहीं होता। सर्किट के अंदर ये जो ग्राउंड होता है, इसका मतलब होता है कि हम इसको किसी भी बहुत अच्छे कंडक्टर के साथ में, इतने अच्छे कंडक्टर के साथ में अटैच कर रहे होते हैं कि यहाँ से एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। हम किसी पॉइंट को न्यूट्रल रखना चाहते हैं, इसका पोटेंशियल हम 0 रखना चाहते हैं, तो वो होता है ग्राउंड, ठीक है। तो किस तरह से ग्राउंड हो रहा होता है इसका रीजन नहीं पता होता बच्चों को। तो अब आपको ये जहन में रखना है कि ग्राउंड की डेफिनेशन, ग्राउंड इज अ वेरी ह्यूज कंडक्टर, इज अ वेरी ह्यूज रिजर्वायर which can supply electrons, which can absorb electron, with the help of which we can charge any object, with the help of which we can neutralize any object। ठीक है, कौन जो है अपना माइक खोला है विदाउट एनी परमिशन? जी साजिद, जी मैम साजिद। अगर हम लोग सरफेस मैम अगर हम सरफेस पे खड़े हैं और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगती है तो उस टाइम क्या कंडीशन होगी हमारे पे? बॉडी से इलेक्ट्रॉन पास होके अर्थ में जा रहे होंगे या फिर अर्थ से निकल के करंट की तरफ? नहीं देखो, हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हम पॉजिटिव भी चार्ज हो सकते हैं, हम नेगेटिव भी चार्ज हो सकते हैं। अच्छा, करंट के अंदर एक चीज और है कि पाथ पूरा क्लोज होना चाहिए। अगर पूरा के पूरा पाथ क्लोज होगा, ठीक है, ये आप अर्थ पे खड़े हुए हैं, ये आपका जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आपने टच किया है, जैसे मैंने एग्जांपल बताई थी, डोर नॉब आपने टच कर दिया। तो पहले तो एक ये एग्जांपल थी कि कारपेट को रब आपने किया ना, तो कारपेट जो है वो था इंसुलेटर, वो प्लस चार्ज हो गया, उसके मुकाबले में आप कंडक्टर हैं तो आप नेगेटिवली चार्ज हो गए। उसके बाद आप थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि थर्ड स्टेप के अंदर जो है ना वो आप इलेक्ट्रॉन्स, नॉब को, मेटल को आप टच करते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर जो नेगेटिव चार्ज एक्सेस आ गए थे कारपेट में से निकल के, अब आपके पास नेगेटिव एक्सेस चार्ज है, वो जो है ना आप कहाँ पर जाएगा, मेटल नॉब के ऊपर। तो अब यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना वो आपके पास थे, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, कहीं और, किसी और जगह पर। तो आपने मुझसे सवाल क्या किया था? आपने मुझसे कहा था कि हम जो है वो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, चार्ज कहाँ जा रहा होगा, किधर नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि हमसे भी कोई एक अच्छा कंडक्टर है, जैसे कि ये मेटल है, इनिशियली ऐसा भी हो सकता है कि मैं मेटल को रब कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर मैं मेटल को बहुत अच्छे तरीके से रब कर रही हूँ, डोर को मैंने छुआ हुआ है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और मैं जो है ना पॉजिटिवली चार्ज हो जाऊंगी, यानी कि मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो अब अगर डेफिशिएंसी हो गई तो अब मैंने अगर अर्थ को छुआ
तो अर्थ में से जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आएंगे और मेरे अंदर वो फ्लो करेंगे और फिर मैं दोबारा से न्यूट्रल हो जाऊंगी। तो अभी भी मैंने आपको ये बताया कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव ही अटेन करेगी बॉडी के अंदर चार्ज या पॉजिटिव ही करेगी, नहीं। जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन हो रही है। जैसे कारपेट है, वो आपके मुकाबले में एक बैड कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके ऊपर आ रहे हैं तो आप नेगेटिवली चार्ज हो गए, आपके ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गए। और उसके बाद जब आप किसी भी दूसरी चीज को छुएंगे, उस चीज को आपने छुआ, वो आपसे अच्छा कंडक्टर है मेटल, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे स्टेप चेंज हो रहा है, यहाँ पे पहले आप मेटल को टच कर रहे हैं क्योंकि मेटल आपसे अच्छा कंडक्टर है, आपके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल के मेटल में चले गए और आप पॉजिटिवली चार्ज हो गए। फिर उसके बाद आप अर्थ को टच कर रहे हैं, अर्थ आपको देखेगी कि अच्छा भाई इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगी, वो आपको न्यूट्रलाइज कर देगी। तो कुछ भी जो है ना, यानी हो सकता है हमारे ऊपर चार्ज, हम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, हम नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन अर्थ मुस्तकिल हमें न्यूट्रलाइज कर रही होती है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये फिनोमेना हमारे डेली लाइफ में मुस्तकिल हो रहा होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का। जी, और किसी को कोई सवाल करना है? शॉक दोनों सूरतों में लग सकता है। साजिद, आपने मुझसे ये सवाल किया था, शॉक जो है वो लगता है हमें, शॉक दोनों सूरतों में लग सकता है, ठीक है। चार्जेस चाहे आपके अंदर आए चाहे आपसे बाहर जाएं, दोनों सूरतों में शॉक लगेगा। और इसको एक्सक्यूज मी जब हम मैम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जब हम उसके ऊपर आएंगे ना, तो मैं फिर आपको बताऊंगी कि किस वक्त ये शॉक ज्यादा होता है, क्या कंडीशंस होती हैं, और किस वक्त ये शॉक कम होता है। जी, ठीक है कौन मैम। जी, सवाल कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बेटा। मैम आपने बोला कि हमारी बॉडी इज न्यूट्रल है, मतलब इज अ नेगेटिव चार्ज है। जैसे हमारे ग्राउंड है वो तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, हम पॉजिटिव चार्ज को जब टच करते हैं तो हमारा सर्किट जो कंप्लीट करते हैं वो अर्थ ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि द ग्राउंड स्टेट इज नेगेटिव चार्ज। बट सम टाइम ये होता है कि मिस जो एक्स्ट्रा करंट जो होते हैं उसको हम लीकेज के लिए हम बाकायदा डिग करते हैं, और उसको एक्स्ट्रा जो लीकेज करंट होता है वो जमीन की तरफ चले जाते हैं, जो अर्थ की डाउन डायरेक्शन पे। तो मिस जी, ये पॉजिटिव है और अर्थ में ऑलरेडी पॉजिटिव जा रहे, तो एनी अफेक्टेड। देखो अर्थ को जो है ना, अर्थ तो आप देखें कि हमारे ज़मीन के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस अप्लायंसेस मौजूद है ना, उन सबसे बड़ी जो एक डिवाइस है समझ लें अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ को यस हम मैम। कंसीडर करते हैं कि अर्थ जो है इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, अर्थ को हम कंसीडर करते हैं इट इज़ न्यूट्रल। और अर्थ को हम इट्स कंसीडर करते हैं कि अर्थ इज़ अ कंडक्टर, ठीक है। तो जी अर्थ कंडक्टर जी। भी है और अर्थ न्यूट्रल भी है, तो कंडक्टर के अंदर से चार्जेस जो हैं वो जा भी सकते हैं और चार्जेस आ भी सकते हैं। अभी जो है इलियास के साथ में जब डिस्कशन कर रही थी, मैं उनको बता रही थी कि दो ऑब्जेक्ट्स हमने ले लिए ए और बी, उनको हमने रब किया, रब करने के नतीजे में जो अच्छा कंडक्टर था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चले गए, बी पॉजिटिव हो गया। लेकिन उसी बी को अगर जो है मैंने किसी सी ऑब्जेक्ट के साथ में रब किया, तो रब करने के नतीजे में अब बी चूंकि अच्छा कंडक्टर है सी के मुकाबले में, तो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्लस में ही जाए, दूसरा ऑब्जेक्ट माइनस में जाए, हमेशा नहीं। जो दो चीजें रब हो रही होती हैं उसमें ये होता है कि जो अच्छा कंडक्टर होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो सवाल आप कर रहे हैं कि लीकेज जी करंट को जी। हम ग्राउंड करना चाहते हैं, यस, ग्राउंड हम यूज क्यों करते हैं यही तो मैं आपको बता रही हूँ। ग्राउंड होता क्या है? ग्राउंड होता है एक बहुत बड़ा कंडक्टर, वो सप्लायर भी है इलेक्ट्रॉन्स का, वो एब्जॉर्बर भी है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो जो है जब आपके पास एक्स्ट्रा करंट आ जाता है तो आप चाहते हैं कि वो एक्स्ट्रा करंट हमारे सर्किट के अंदर फ्लो ना करे, तो आप वहाँ पर उसको क्या करते हैं कि आप वहाँ पर अर्थ उसको कर देते हैं ताकि आपका करंट जो है वो क्या हो जाए, ग्राउंड हो जाए। जैसे बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग होती है, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर हमें पता है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ ताकि जो है यहाँ मुझे समझाने में आसानी हो जाए। एक बिल्डिंग होती है, ख़ास तौर पे ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर उसमें जो है ये जो लाइटनिंग स्ट्रोक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर जो है हम देखते हैं कि कोई भी बिल्डिंग है उसके ऊपर अगर कोई मेटल की रॉड लगा दें जैसे, ठीक है, तो अगर थंडरिंग होती है और चार्जेस जो हैं वो जो ये हमारी एयर है बीच की ब्रेक डाउन हो जाती है, और ब्रेक डाउन होने के नतीजे में जो चार्जेस मूव करते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक वायर लगा देते हैं जो कि ज़मीन पे जा रहा होता है डायरेक्ट। तो वो बजाय बिल्डिंग में गिरने के वो डायरेक्ट ग्राउंड के अंदर चला जाता है, तो हमारी अर्थ जो है ना वो उसको क्या कर रही होती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इट इज़ जस्ट लाइक अ लीकेज,
ठीक है, ये बहुत बड़ी लीकेज है एयर के अंदर जो हो रही है, लेकिन ये इतनी बड़ी लीकेज है कि इससे चीज़ें जल सकती हैं। अगर बिल्डिंग के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएं या आपके ऊपर कर जाएं, तो हम यहाँ पर एक मेटल की रॉड लगा के उसको एक पाथ बना देते हैं ताकि सारा के सारा एक्सेस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़मीन की तरफ चले जाएं। तो हम एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को ज़मीन की तरफ ले जाने के लिए भी जो है वो ग्राउंड करते हैं। हम किसी भी चीज़ को न्यूट्रल करने के लिए भी जो है वो ये न्यूट्रल ही कर रहे हैं बिल्डिंग को, ठीक है, इसके ऊपर जो है कोई चार्ज ना आए, सारा के सारा चार्ज जो है उधर चला जाए, ठीक है। तो उस वक्त भी हम कर रहे होते हैं। जी साजिद। मैम आपने कहा ना कि हम एक रॉड लगा के इसके तमाम तर चार्जेस को हम लोग जमीन में डाल सकते हैं, तो फिर अगर हम ये नहीं कर सकते मैम इस रॉड को के जरिए हम लोग इसके जो चार्जेस हैं या इसकी जो एनर्जी है इसको किसी और जगह एब्जॉर्ब कर सकें? हाँ आपको पता है कि ये नेचर के अंदर जो अमाउंट ऑफ करंट पाया जाता है ना, जो डिवाइसेस हमारे पास होती हैं, ये जो हमारे घर, अगर आप किसी भी डिवाइस के अंदर करंट मेजर करेंगे ना, ये आपको मिलेगा मिली एम्पेयर में, ठीक है, या आपको मिलेगा माइक्रो एम्पेयर्स में। मिली का अंदाजा है आपको 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁻6, सही। लेकिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, अगर आपको किसी बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइस के अंदर आपको करंट मिल जाएगा ना, वो 4 माइक्रो एम्पेयर्स मिलेगा। और ये इतना ज़्यादा, सॉरी 4 एम्पेयर्स, ठीक है, ये इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट है कि जब ये किसी भी कंडक्टर के अंदर से गुजरना शुरू करता है तो वो उस कंडक्टर को हीट अप कर देता है और वो चीज़ जो है ना वो जल जाती है, बर्न हो जाती है। हमारी जो नॉर्मली जो हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो कोई इतना अच्छा जो है ना वो है ही नहीं कि वो इतना ज़्यादा ह्यूज करंट जो है वो बर्दाश्त कर सके। किसी डिवाइस के अंदर बहुत ज़्यादा अगर हमने बना लिया, 5 या 6 एम्पेयर्स करंट फ्लो कर सकता है। और चूंकि वो उसमें हीटिंग इतनी प्रोड्यूस होती है कि साथ में हमें कूलिंग सिस्टम भी लगाना पड़ता है कि भाई वो साथ साथ उस सिस्टम को हमारे कूल भी करता रहे। पानी फ्लो करवाते हैं या कुछ और भी तरीके होते हैं जिसके ज़रिए हम उसमें करंट फ्लो करवाते हैं इतना ज़्यादा। ये लैब्स के अंदर अमूमन ज़रूरत पड़ती है हमें। तो खैर बहरहाल नॉर्मल डेली लाइफ में हमारे पास जो है ना वो इतना ही करंट होता है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी की आप बात ये पूछ रहे थे ना, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है एटमॉस्फेयर से, प्रैक्टिकली इर्द गिर्द हमें जो करंट नज़र आता है वो बहुत ही कम होता है या इतना होता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो अमाउंट ऑफ करंट मिल रहा होता है, इसका जो ऑर्डर होता है ना, ये होता है। ये आप कंपेयर कर सकते हैं इसको 4 एम्पेयर्स को 10⁵ से। इट इज़ टू मच ह्यूज करंट, ठीक है। तो जब आपकी कोई डिवाइस 6 एम्पेयर 4 एम्पेयर्स ही करंट बर्दाश्त नहीं कर रही तो ये कैसे करेगी? ये नहीं कर सकती बिल्कुल। और ये जो मेटल रॉड होती है ना, ये मेटल रॉड के ऊपर भी जब ये करंट जाता है तो ये मेटल रॉड जल जाती है, बर्न हो जाती है और फिर दूसरी मेटल रॉड जो है ना वो रिप्लेस करनी पड़ती है इसकी जगह पर। तो अगर आप स्टोर करना चाह रहे हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसा सेटअप करना पड़ेगा जहाँ पर आप हाई रेजिस्टेंस जो है ना वो अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस, और कोई सेटअप ऐसा बनाएंगे जिसमें आप थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो क्या कर सकें, किसी तरह से मौका, यानी एक रॉड आपने लगाई उसके साथ आपने थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी अप्लाई कर दी ग्राउंड में, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको कोई टेक्निक समझ में आ जाए, आप अपना ब्रेन यूज़ करें तो आप कोई मेथड जो है वो यूज़ करते हुए एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टोर कर सकें और पाकिस्तान के अंदर बिजली का मसला हल हो जाए। ठीक है साजिद। ठीक है मैम। हो सकता है ये, और ये बाहर के साइंसदान जो है ना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा टेक्निकल फॉल्ट यही है कि ये इतना ह्यूज अमाउंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का कि कोई डिवाइस उसको कैसे स्टोर करेगी। वो जब चार्जेस उसके अंदर फ्लो करना शुरू करते हैं तो बहुत लार्ज स्केल के ऊपर आपको बहुत लैंड चाहिए, उसमें करंट रेजिस्टेंस बहुत सारे आपको रखने पड़ेंगे, रेजिस्टर्स, ठीक है। जी महमूद हक्कानी आपको सवाल कर रहे हैं। जी महमूद हक्कानी नो आपको मैम। सवाल कर रहे हैं।
अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ गई हूँ। अब मुझे ये बात पता चल गई कि तमाम के तमाम मैटर जो है चार्जेस से बना है। चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। तो क्यों ना चार्जेस को एक जगह स्टोर किया जाए। किस तरह से स्टोर कर सकते हैं हम चार्जेस को? या तो कंडक्टर के ऊपर स्टोर कर सकते हैं या फिर इंसुलेटर के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। कंडक्टर्स और इंसुलेटर पर चार्जेस स्टोर करने के 3 तरीके होते हैं, वो हमने देख लिए। अच्छा, लेकिन अब जब हमने चार्जेस को स्टोर कर लिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस कंडक्टर के ऊपर या इस इंसुलेटर के ऊपर कितना चार्ज है? तो चार्जेस जो स्टोर होते हैं किसी कंडक्टर के ऊपर, ये 3 फॉर्म्स के अंदर स्टोर होते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि या तो पॉइंट के फॉर्म में, ठीक है, या फिर जो है वो हमारे पास किसी लाइन में रखे हुए होंगे जो हम अपनी डिवाइसेस बनाते हैं अमूमन। वैसे तो आर्बिट्ररी शेप्स में भी चार्ज स्टोर हो जाता है। या तो हम स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो स्टोर करते हैं, या किसी सरफेस के ऊपर, या फिर किसी भी वॉल्यूम के अंदर चार्जेस को स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये फिर मैंने बताया था कि अगर चार्जेस जो हैं वो कहीं भी मैंने स्टोर कर दिए तो मुझे चार्जेस को कैलकुलेट करना है कि हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट देयर। तो उसको हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो अगर सिंपली नेगेटिव चार्ज कहीं आपके पास पड़ा हुआ है तो जस्ट आप कह देंगे अच्छा भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहीं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पड़े हुए हैं तो आप काउंट कर लेंगे अच्छा 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 3 नेगेटिव चार्जेस हैं, टोटल चार्ज ये होगा। तो कहीं अगर डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ चार्जेस होते हैं तो सिंपली हम इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एक सिचुएशन मैंने यहाँ पर डिस्कस की थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मास आपको गिवन हो कि अच्छा भाई ये कंडक्टर है और इसका इतना मास है, तो मास के ज़रिए भी जो है वो हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये पूरी कैलकुलेशन मैंने इस न्यूमेरिकल के अंदर करके आपको बताई थी कि किस तरह से हम टोटल चार्ज जो है वो निकाल सकते हैं। और तीसरा तरीका हमने ये देखा था कि अच्छा चार्जेस को निकालने का, ये चार्जेस को निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि हमें उस मटेरियल के डायमेंशंस जो है वो मालूम हो, ठीक है। या तो हमें उसकी लेंथ मालूम हो, ठीक है, या फिर हमें उसका एरिया मालूम हो, ये रहा एरिया ds। तो यहाँ से हम चार्ज निकाल सकते हैं। या फिर हमें उसका वॉल्यूम मालूम हो। तो ये जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं और उसके अंदर हम लोगों ने सरफेस एरिया और वॉल्यूम और लेंथ निकालना सीखी है, उसमें ज़रूरत हमें आएगी इसकी कि हम जो है वो कहीं भी डायमेंशंस अगर हमें दे दिए जाएं डिवाइस के, कंडक्टर के, तो हम डायमेंशंस के ज़रिए यानी लेंथ के ज़रिए, एरिया के ज़रिए और वॉल्यूम के ज़रिए चार्ज जो है वो डिटरमाइन कर सकें। अच्छा, ये जैसे अभी मैंने पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन एक रफ मुझे अंदाज़ा है कि अगर मुझे कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स निकालनी होती है तो उसके लिए भी जो है ना मुझे चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। अगर कहीं मुझे चार्ज मालूम होगा तो मैं फ़ोर्स फाइंड आउट कर लूँगी। फिर एक क्वांटिटी और है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका भी मैंने फार्मूला पढ़ा है कि Q1, ठीक है, अपॉन r²। तो उसमें भी मुझे पता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज अगर मुझे पता होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं फाइंड आउट कर लूँगी, ठीक है। एक क्वांटिटी मैंने पढ़ी है करंट की क्वांटिटी क्या होती है, उसमें भी जो है वो मेरे पास क्या चीज़ होती है, Q, चार्ज होता है। अगर मुझे चार्ज मालूम होगा तो फिर मैं क्या करूँगी कि फिर मैं करंट फाइंड आउट कर सकती हूँ। इसी तरीके से एक क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या होता है, चार्जेस होते हैं, उसका फार्मूला मुझे मालूम है। अगर मुझे कहीं चार्जेस मालूम होंगे तो मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लूँगी। अगर मुझे पोटेंशियल मालूम करना है कहीं तो उसके लिए भी मुझे जो है वो ये फार्मूला मालूम है कि कहीं ना कहीं मुझे पोटेंशियल मालूम करने के लिए चार्ज चाहिए, तब मैं पोटेंशियल जो है वो मालूम कर लूँगी, ठीक है। इसी तरीके से हमें आगे चल के ये बात पता चलेगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो चार्ज की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है सी कैपेसिटेंस। तो अगर मुझे चार्ज कहीं पता होगा तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ये एनर्जी है, बेसिकली एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे जो है ना ये बात मालूम है कि भाई जितनी भी क्वांटिटीज़ मैं पढ़ने जा रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर, वो सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो मुझे चार्ज कैलकुलेट करना आना चाहिए। चार्ज 3 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर डिस्क्रीट चार्ज होता है तो जस्ट उसको ऐड कर देते हैं। अगर मास गिवन होता है तो मास के ज़रिए निकाल देते हैं। अगर डायमेंशंस गिवन होती हैं तो डायमेंशंस के ज़रिए हम निकालते हैं। और चार्ज मालूम करने के लिए हमें स्फेरिकल, पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को डील करना आना चाहिए।
अगर आपको वो नहीं आएगा तो आप कहीं भी चार्ज का अमाउंट नहीं निकाल सकते और किसी भी जगह पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कैलकुलेट कर सकते, पैरामीटर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते। और जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे तो उसमें आपको ये बात पता चलेगी कि पहले हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, फोर्स को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। फिर आपको बाद में पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना जो है ना बहुत मुश्किल है, पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो कैलकुलेट करो। पोटेंशियल एनर्जी फिर पता चलेगा आपको कि इससे ज़्यादा आसान ये है कि हम पोटेंशियल जो है ना वो निकालें। ये दोनों क्वांटिटीज़ जो है वो स्केलर होती हैं, और जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, जो अच्छी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें यही अप्रोच इख्तियार की जाती है कि आप पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी एवलुएट करें। तो जब भी हम पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी एवलुएट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें अमाउंट ऑफ क्यू जो है ना वो पता होना चाहिए। अमाउंट ऑफ क्यू, चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहीं आके हम अटक जाते हैं। और अमाउंट ऑफ क्यू कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए। अगर मैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हूँ, मुझे पता होना चाहिए ये सरफेस कैसा है, ये सरफेस के ऊपर चार्ज रखे हुए हैं, तो क्यू मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू निकालने के लिए मुझे इस सरफेस को सॉल्व करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मुझे पता चल जाए कि अच्छा भाई इस जगह पर चार्जेस रखे हुए हैं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये वाला कौन सा सरफेस है, यहाँ के लिए मैं सरफेस इंटीग्रल जो है वो क्या लिखूंगी। ठीक है, यहाँ का सरफेस इंटीग्रल क्या होगा, ये अलग होगा। ये जो डायरेक्शन है ये आपकी जो फाई डायरेक्शन है उसका सरफेस इंटीग्रल लिखेंगे। ये जो डायरेक्शन है ये आपकी रेडियल डायरेक्शन है DSR, उसका सरफेस इंटीग्रल लिखेंगे। तो यू शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ दी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो मैंने आप लोगों को क्विज दिए थे उसको आप लोग ज़रूर सॉल्व करें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि सरफेसेस जो है वो किस तरीके से निकालते हैं। सरफेस निकालना ज़रा मुश्किल होता है, ठीक है, बाकी लेंथ और वॉल्यूम तो निकल ही जाता है आसानी से। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो इस लेक्चर के अंदर, ये लेक्चर एंड हो रहा है। मैडम ये सरफेस के बारे में आप दोबारा बता दीजिएगा कि कैसे। सरफेस के बारे में मैं दोबारा क्या बता दूं, पूरा की पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम दोबारा समझाऊं, क्या समझाऊं नहीं नहीं सरफेस मैडम, में। ये फिर सरफेस में जो पॉइंट हम निकाल रहे होते हैं उसके बारे में। सरफेस पे जो पॉइंट्स निकाल रहे होते हैं, चार्ज निकाल रहे होते हैं, क्या चीज, चार्ज मैडम, चार्ज जो हम फाइंड सरफेस कर रहे पे होते जो, हैं ना, जैसे अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इधर आ जाती हूँ, खाली पेज नहीं मिल रहा था मुझे। देखो होता ये है कि जैसे हमारे पास बाज़ दफ़ा जो है ना, ये एक सिलेंड्रिकल कोई डिवाइस होती है। सिलेंड्रिकल डिवाइस के अंदर जो है ना चार्जेस सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर रखे हुए होते हैं, ठीक है। सर ये इसकी सरफेस है ये कोई, तो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा भाई हमें अगर कोई एक सिलेंड्रिकल पीस मिल गया है तो चार्जेस इसकी सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं, यहाँ पर इसके चार्जेस रखे हुए हैं। तो ये जो है ना ये सरफेस आखिर किस तरह का सरफेस है, ये वाला सरफेस तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला सरफेस है, ठीक है। सिलेंड्रिकल सरफेस में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसी तरीके से हो सकता है कि चार्जेस इस वाले ऊपर वाली सरफेस पे मौजूद हों, यहाँ पे मौजूद हो, इस जगह पर। तो ये हमें पता होना चाहिए, या फिर उसका एक छोटा सा हिस्सा भी हो सकता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये वाला जो सरफेस कहलाता है ये कौन सा वाला सरफेस कहलाता है, ये जेड सरफेस कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से चार्जेस जो हैं वो यहाँ पे भी हो सकते हैं, इस वाली जगह पर भी हो सकते हैं। तो ये वाला कौन सा सरफेस कहलाता है, ये फाई सरफेस कहलाता है। तो जो सरफेस एलिमेंट्स हम लिखने सीखे थे जेड डायरेक्शन के अंदर, जो फाई डायरेक्शन के अंदर हमने सरफेस एलिमेंट देखा था, ये हमें लिखना आना चाहिए। क्योंकि अगर चार्जेस इस वाली सरफेस के ऊपर होंगे तो उसका जो इंटीग्रल होगा वो अलग हो जाएगा, इसका इंटीग्रल अलग हो जाएगा, इसका इंटीग्रल अलग हो जाएगा। और जब हम फिर चार्ज डेंसिटी अगर मालूम करना चाह रहे हैं, इस सरफेस के ऊपर चार्ज मालूम करना चाह रहे हैं, तो फिर Q जो होगा वो क्या होगा, ये सिग्मा DSZ, ठीक है। अगर हम फाई सरफेस के ऊपर चार्ज मालूम करना चाह रहे हैं तो फिर हम लिखेंगे सिग्मा DS फाई, ठीक है। और चूंकि ये एलिमेंट्स अलग अलग हैं, इसके ऊपर जब आप इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो वो भी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे आंसर जो हैं वो अलग निकलेंगे, ठीक है, आंसर्स हमारे अलग निकलेंगे। तो ये हमें सरफेसेस का पता होना चाहिए, सरफेस एलिमेंट कैसे लिखते हैं और ये कौन सा सरफेस है।
तो ये मैं आप लोगों को बार बार जो है, मैंने आप लोगों को क्विज भी इसीलिए दिया था कि आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस हो, क्योंकि हमारी सारा जो कैलकुलेशन आगे चलकर आने वाली है वो हमारी सारी यहीं आके अटकेगी, क्योंकि हमें हर चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए चार्ज चाहिए, और चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना उसके बारे में पता होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं गॉसेस लॉ आप लोगों को पढ़ा रही थी, फिजिकल क्लासेस जब हमारी हो रही थी, तो गॉसेस लॉ के अंदर भी ये सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल आ रहे थे, और इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि अच्छा यहाँ पर हमने कौन सा एलिमेंट लिखना है। तो वहाँ पर अब जब दोबारा प्रॉब्लम आएगी तो हम दोबारा देखेंगे इस चीज़ को, लेकिन आप पूरे थ्रू आउट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कोर्स में यही देखेंगे कि हम जो है ना हमेशा चार्ज को कैलकुलेट करने के ऊपर आके अटक जाते हैं कि किस तरह से चार्ज को कैलकुलेट करें, किसी तरह से चार्ज को कैलकुलेट कर लें ताकि पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाए और हमारा वो मसला हल हो जाए। इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें श्रोडिंजर्स इक्वेशन होती है। श्रोडिंजर्स इक्वेशन में एक टर्म होती है काइनेटिक एनर्जी की और दूसरी टर्म होती है पोटेंशियल एनर्जी की, जिसको आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो वहाँ पे भी अप्रोच यही होती है कि आप किसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की पता कर लें, और जब पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाती है तो ये पूरी श्रोडिंजर्स इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर भी आप लोगों की यही अप्रोच होती है कि आप लोग जो है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखते हैं, टोटल एनर्जी जिसको आप हैमिल्टोनियन कहते हैं, विच इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो वहाँ पे भी आपकी यही कोशिश होती है कि आप पोटेंशियल एनर्जी को एवेलुएट करें, काइनेटिक एनर्जी को एवेलुएट करें। तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एवेलुएट कर रहे हैं अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के ऊपर, तो वहाँ पर आपको चार्ज ही चाहिए। तो मैकेनिक्स के अंदर अलबत्ता ऐसा नहीं होता। मैकेनिक्स के अंदर हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम कहीं और से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, यहाँ पर आप डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए सॉल्व करते हैं। तो हमेशा खैर बहरहाल हमें चार्ज चाहिए होता है। चार्ज जो है वो डायमेंशंस के ज़रिए निकाला जाता है। डायमेंशंस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए निकाली जाती हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 तरह के होते हैं। एनीवेज, कोई इस लेक्चर के अंदर कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर अटेंडेंस लगा रही हूँ। नेक्स्ट जो आप लोगों का लेक्चर है वो मैं डिस्कस करूँगी ग्रेडियंट के बारे में, ठीक है। आप लोग यहाँ पर हैं भी या गायब हो गए? ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं हवा से बातें कर यस मैम है। मिस मौजूद है, यहीं पर है। अच्छा चलो ठीक है। मुझे जो है ना अटेंडेंस जल्दी जल्दी से बता दो। जिस बच्चे का मैं नाम ले रही हूँ वो रिप्लाई में अपना नाम ही ले, ओके। क्योंकि अगर आप लोग यस मिस बोलेंगे ना तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन यस मिस बोल रहा है। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान बेटा स्क्रीन मैंने शेयर की है यहाँ पर, ये देखते रहो स्क्रीन। आपको अटेंडेंस शीट नज़र आ रही है, वहाँ से देखते रहो किस किस का नाम आ रहा है, तो अटेंटिव रहो ज़रा, ठीक है। अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला मोहम्मद, अहमद अली, अली रहमत, अली रहमत मैडम। ठीक है। अमजद अली, आमिर मोहम्मद, अमजद अली, अमजद अली, बहुत देर में ख्याल आया अब्दुल रहमान है। अमजद अली, अच्छा अमजद अली, आकिब अली, आकिब जफर, आसिफ हुसैन, ओवैस मोहम्मद, फैजान, फराज मोहम्मद, सॉरी फराज हुसैन, फराज अहमद, मैडम जो अटेंडेंस है वो चैट बॉक्स में भेज दिया है, हो सकता नहीं है दौरान बेटा, लेक्चर किसी के पास चैट लाइट बॉक्स गई हो। नहीं, चैट बॉक्स से मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि आप लोग बहुत सारे हैं, वो मुझे फिर ऐसा लगता है अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। आप मुझे कॉल बस यहाँ पर बताइए। फराज अहमद, फराज हैं, फिदा, हाफिज मोहम्मद हमजा, हमजा अबरार, हमजा अली, हसन अहमद,
हमजा मोइन, हुज़ैफ़ा अहमद, इरशाद अहमद, अशफाक अली, इसरार अहमद, लुकमान अनवर, मोहम्मद बिलाल अंसारी, सुगात इलाही, महमूदुल हक, मोहम्मद मैम मेरा खान। नाम नहीं आया। किसका नाम नहीं मेमोतियस आया? मैम। साजिद। आ रहा होगा, तुम्हारा नाम हमेशा आखिर में आता है। मोहम्मद अली, मोहम्मद अरबाब, मोहम्मद अरसलान। मैम महमूद प्रेजेंट है मैम। कौन सा महमूदुल हक। महमूदुल हक मैम, ये तो सारी मेरी हाजिरी ही नहीं लगी हुई है इसमें। महमूदुल हक, आपका नंबर किस पे था? आपने देखा है तो आप मुझे बताइए किस नंबर पे आपका नाम है? 26 मैम। 26 पे। ठीक है, अब मैं आगे आ गई हूँ। मोहम्मद अरबाब, और जिसको लीव करना है वो चला जाए, मेरी क्लास अब ख़त्म हो गई है, बल्कि मैं कुछ अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ। रुको। मोहम्मद अरसलान। अच्छा, एक चीज़, मैं इसकी रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर दूँ, रिकॉर्डिंग चली जा रही है।